चलो बच्चों, चालू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ये लास्ट पार्ट है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चालू कर लेते बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, पहले तो जनरल चीजें, डेफिनेशंस या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या समझना है आपको वो देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है। When reproduction takes place as a result of fusion of two gametes, one from each parent, हर पेरेंट से एक गैमेट आएगा, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है, इसको याद रखना। क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स causing genetic recombination which leads to variation। भाई वेरिएशन का मतलब हमने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देख लिया। होमोलॉगस मतलब एक जैसे क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स या फिर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या था, जीन्स था, क्रोमोसोम्स था। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स देखे थे हमने। ठीक है, अगली साइड देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे एनिमल्स में। ठीक है, या ह्यूमंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, इट ऑकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फैक्ट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर्स है। ये समझ आ गया, बेसिक सी लाइन है ना, कुछ समझाने की जरूरत है कुछ है। दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाय और यूनी के मतलब से समझो, उससे समझ आ जाएगा क्या है बाय और यूनी। यूनी मतलब वन, एक, बायसेक्सुअल मतलब दो। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर ऐसे फ्लावर्स हो जिसके अंदर दोनों पार्ट्स हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, और ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। बात समझ आई। अरे बायसेक्सुअल मतलब क्या, जिसके अंदर दोनों हो। बाय मतलब दो होता है ना, तो ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर दोनों पार्ट्स हो, मेल और फीमेल, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल। और जिसके अंदर से एक अकेला होगा, आइदर मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकते, वो होते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल्स आएंगे, याद कर लो। एक होता है हिबिस्कस और मस्टर्ड, किसमें, बायसेक्सुअल में, हिबिस्कस और मस्टर्ड। और यूनिसेक्सुअल में लिली और रोज। ये एमसीक्यू में मिल जाएगा, पूछ लेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं, कौन कौन से इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या सिंगल चॉइस होगा तो एक कौन सा है इसके अंदर से। तो ये याद रख लो। इसके अलावा मैंने कभी देखा नहीं है कि एमसीक्यू के अंदर इन चार फ्लावर्स के अलावा, बहुत रेयरली आता है क्वेश्चन, कि अगर आ भी जाए वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा एमसीक्यू में, बट अगर आ जाए तो इन चार फ्लावर्स के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। एक क्या है, देखो, कैलिक्स या सेपल्स, कोरोला या पेटल्स, एंड्रोशियम या गायनोशियम। देखो, एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट, गायनोशियम हो गया फीमेल पार्ट। ठीक है, ये चीज तो याद रखो। दूसरा क्या लिखा है, एक होता है सेपल, एक लिखा है पेटल। अब इनका मतलब क्या, पेटल मतलब ये जो पंखुड़ियां होती है ना फ्लावर्स की, उनको बोलते हैं क्या, पेटल। और उसके नीचे जो कवर करके रखता है, जो ग्रीन वाला पार्ट देखा होगा फ्लावर का, ये तोड़ के देखना, उसके अंदर फ्लावर के जो पेटल्स है उसके नीचे ग्रीन कलर की लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। बात समझ आई, इतना समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन। स्टेमन मतलब क्या, ये पूरा स्टेमन है। ठीक है, कहां लिखा है स्टेमन, देख लो। एंथर और फिलामेंट। एंथर मतलब ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं एंथर, और ये है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो एंथर को कनेक्ट करके रखा है फ्लावर से, उसको क्या, इन पूरे को मिलाकर क्या बोलोगे तुम लोग, स्टेमन। ठीक है, ये हो गया स्टेमन। और दूसरा क्या लिखा है अपने पास, कार्पल। कार्पल को पिस्टल भी बोल सकते हो। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि कार्पल या पिस्टल, तो कंफ्यूज मत होना कि कार्पल तो पढ़ा था, पिस्टल क्या है। ठीक है, ये कंफ्यूजन में रखना। पिस्टल या कार्पल एक ही चीज है, जिसके अंदर क्या आएगा, एक होता है स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। कैसे याद रखोगे, स्टाइल किसमें है और फिलामेंट किसमें। तो देखना, फीमेल ज्यादा स्टाइल मारती है ना, मजाक के लिए बोल रहे हैं, फीमेल ज्यादा स्टाइल मारती है ना, तो स्टाइल किसमें होगा, फीमेल पार्ट में। फीमेल क्या है, गाइनोशियम। जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा फीमेल पार्ट के अंदर, उसको बोलेंगे स्टाइल। स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा है, जो ऊपर वाला पार्ट है जो स्टाइल से ओवरी को कनेक्ट करके रखा है। लास्ट पार्ट क्या है, ओवरी।
ठीक है, बात समझ आई? आगे देखो, फ्लावर के अंदर अभी क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। मेल को हमने क्या बोला था, स्टेमन बोला था। ठीक है, अगर एग्जाम में आए ये क्वेश्चन तो डायग्राम जरूर बनाओगे। ये क्या है, एंथर है, ये क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, क्या क्या लिखा है, एंथर है और फिलामेंट है। ठीक, ये दो लिखे हैं। एंथर ही क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है अभी देखेंगे, इसी में पोलन ग्रेन होंगे। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। भाई अगर ये पोलन है तो इसके अंदर ये मेल गैमेट होंगे, ये एक मेल गैमेट है, ये एक और न्यूक्लियस से क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या है, कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ये और ये। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल हो गया जो सीड बनाएगा। ओवरी क्या बनाता है भाई, ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन वगैरह बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? आगे देखो, देखो पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर से हो या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो या डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे हो, मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है, पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर पे हो जाए, मान लो ये प्लांट है, इसके ऊपर ये फ्लावर है। ठीक है, ये फ्लावर है, इसके ऊपर ये स्टेमन है और ये कार्पल है। ठीक है, अगर सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अरे खुद ही का पॉलिनेशन हो गया ना, खुद ही पे पॉलिनेशन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे फ्लावर पे हो जाए, सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, क्या बोला है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे हो जाए, सेम फ्लावर नहीं, सेम फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन है, डिफरेंट होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक, या तो विंड से होगा या वाटर से होगा या एनिमल से होगा। एनिमल्स कैसे, जैसे एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है 4 मीटर लंबा, रेफ्लेशिया, उसमें किससे होता है, 4 मीटर बड़ा है, पोलन भी बड़े हैं। अब उसके ऊपर नॉर्मल विंड से या ऐसे तो होगा नहीं, तो कैसे होता है, उसमें एलिफेंट से होता है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होता है, ऐसे प्लांट जो वाटर में प्रेजेंट है या वाटर में सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं, कोई से भी हो सकते हैं, कोरल्स के अंदर होता है या जो भी अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता है तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है, विंड से होता है, विंड में तो सबसे जनरल है भाई, कोई से भी फ्लावर होगा जिसके अंदर जो नॉर्मली प्रेजेंट है, तो विंड से पॉलिनेशन होगा। कि एंथर क्या है, हल्के है ना, तो विंड के साथ फ्लो कर जाएंगे। पानी में हो रहा है तो पानी की सरफेस पे या फिर पानी के अंदर ही अगर सबमर्ज है तो अंदर ही अंदर हो जाएगा, वैक्सी लेयर कवरिंग होगी, वाटरप्रूफ मटेरियल। ठीक है, एनिमल से बता ही दिया है। ठीक है, आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन थ्रू विच मेल जर्म सेल रीचेज द ओवरी एंड फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल। क्या बोल रहा है, देखो समझो, उसने क्या बोला कि मान लो स्टिग्मा बना लेते हैं, स्टिग्मा पे आ गया, पोलिनेशन हो गया, अब आगे बात करनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन सबसे पहले तो यहां पर आ गया, लैंड कर गया। ठीक है, ये पोलन ग्रेन बना दी, पोलन ग्रेन बना दिया। ठीक है, अब पोलन ग्रेन का पहले एक बार स्ट्रक्चर देखो, ये पोलन ट्यूब निकल कहां से रही है और होती क्या है। मान लो ये पोलन ग्रेन है, इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा इसके ऊपर, ऐसे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर। कोरोना का स्ट्रक्चर देखा, कोरोना वायरस था तो देखना उसके ऊपर ऐसे, कोरोना क्यों बोलते हैं, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ऐसे नील टाइप के निकले रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। और इसमें एक जगह ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसी गैप है। ठीक है, गैप है यहाँ पर, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, इसको बोलते हैं, इसको आप ढूंढोगे। पोलन का स्ट्रक्चर आपका होमवर्क है, पोलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, जो जहां पर ये लेयर प्रेजेंट नहीं है, लेयर का नाम भी देखोगे और लेयर कहां पर प्रेजेंट नहीं है वो भी देखोगे, तो ये दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है, इस जगह से पोलन ग्रेन निकलेगी, तो मान लो अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसमें से एक पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब निकलेगा, सॉरी। ठीक है, पोलन ट्यूब हमने निकाला, पोलन ट्यूब कहाँ रीच करा,
ओवरी था, ओवरी के अंदर था ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल है अंदर, तो कहां पे आया पोलन ट्यूब निकल के आई ओव्यूल में, नीचे की तरफ से एंटर करी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर एक होता है जर्म न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन करेगा और सीड बनाएगा, और एक और न्यूक्लियस होता है, तो दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस इसमें से पास करेंगे और नीचे आएंगे, बराबर, समझ आया। अब ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर देखो, सेंटर में एक सेल होता है, टॉप पे 3 सेल होते हैं, और नीचे की तरफ 3 सेल होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। क्या बोला, ऊपर तीन सेल हैं, बीच नीचे 3 सेल हैं, और सेंटर में एक सेल है, लेकिन जो सेंटर वाला एक सेल है ना, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। बात समझ आई। अब क्या होगा, इसमें कितने न्यूक्लियस थे, एक और ये 2, तो पहला जो होगा वो तो सेंटर वाला जो सेल है इसके साथ, ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस। तो फीमेल न्यूक्लियस के साथ पहला जर्म सेल या पहला न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन वो तो आ जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। दूसरा जो है वो सेंटर वाले के साथ फ्यूज होगा और ये बनाएगा एंडोस्पर्म। भाई फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, वो क्या बनाएगा, सीड। सीड का खाना क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। अभी क्या थी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो डिप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस थे। उसके बाद क्या हो गए, तो 3n, ठीक है। ये क्या है, ये 2n हो गया। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। क्वेश्चन आएगा, लिख देना ट्रिप्लॉइड, नहीं भी लिखने को आएगा तो एमसीक्यू में आ सकता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन समझ आया कैसे हुआ, पोलन ट्यूब कैसे निकली, कैसे पास करी, इतना समझ आया। अब देख लो, उस तरफ हो गया क्या, हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो, फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पिछले वाले में भी डेफिनेशन तो देख ली थी। इट ऑकर्स इनसाइड द ओवरी, जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। जाइगोट क्या होता है, जब फ्यूजन हो गया तो उसके बाद जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, जो ग्रो करता है, उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। उसके बाद ओवरी से क्या होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसके अंदर ओव्यूल के अंदर एक सेल हमने देखा था, और पोलर न्यूक्लियस। इतना सब समझने की जरूरत नहीं, पोलर न्यूक्लियस क्या होता है बस इतना याद रखो, सेंटर वाले के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा, और फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके सीड बनाएगा, ठीक है। और ओवरी पूरा क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, उसके अंदर ओव्यूल है, वो बनाएगा सीड। बात समझ आई। पोलन ट्यूब बनी हुई है, ये पोलन ट्यूब आई, ये ऊपर से इसने निकाल दी, बट ये नीचे से जाएगा, जिस तरफ फीमेल न्यूक्लियस होगा ना, ये पोलन ट्यूब उस तरफ से पास करेगी, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर एग अभी यहाँ पर है, तो डायरेक्ट ऊपर से चली गई, 2 न्यूक्लियस आएंगे इसमें से, ठीक है। एक करेगा फ्यूज किसके साथ, एग के साथ, और बीच में एक करेगा एंडोस्पर्म बनाएगा, जो सेंटर वाले डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। बात समझ आई। अब देखो, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू सीड। बात समझ आई। ओव्यूल क्या बनाया है, सीड, ठीक है। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट, फ्रूट बना लिया, while the seed containing the future plant or embryo which develops into a seedling under the suitable condition, this process is known as germination। बात समझ आई। अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वही है, जब भी फैक्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द फ्लावर कैन ऑल्सो बी यूनिसेक्सुअल containing either stamen or carpel, और बाइसेक्सुअल। डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी ली थी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या था, पपाया, वाटरमेलन, उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, रोज देखा था हमने, लिली देखी थी, ठीक है। और हिबिस्कस और मस्टर्ड हमने उसमें भी देख लिए थे, ठीक है। ये 6 प्लांट्स के नाम आप अलग अलग में याद रखोगे, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट वाला का इतना ही पार्ट था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, और इस टाइम पर आपको जितना करना चाहिए उतना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। लिमिटेड रखो अपना सोर्स और उसको अच्छे से करो। ऐसे नहीं करना है कि 10 अलग अलग बुक से पढ़ते रहे, किसी से कुछ पढ़ लिया, किसी से कुछ कर लिया, कोई सेंस नहीं बनेगा भाई, कुछ याद रहेगा ही नहीं तो करोगे क्या एग्जाम में जाके, ठीक है। तो जितना लिमिटेड रख सकते हो, एनसीईआरटी पर बेस्ड रखो सारी चीजें, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या है,
Humans have sexual mode of reproduction, ठीक है. Sexual maturation, which includes creation of germ cells, egg in females and sperms in males, ठीक है. The period of sexual maturation is called puberty. लगभग 11 साल के आसपास आ जाएगी, ठीक है. 11 साल के आसपास आ जाती है, तो आप लोग जो जिस एज में हो वहां पर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है. The formation of male germ cell sperms take place in the testes, male reproductive organ. भाई प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. A pair of testes are located inside scrotum. स्क्रोटम कहाँ है? बॉडी से बाहर है. बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए रहता है देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. कम टेम्परेचर चाहिए, तो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है ताकि टेम्परेचर एडिक्वेट हो और स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है. उसके लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्किन का सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. Scrotum has relatively low temperature needed for the production of sperm by the testes. बात समझ आई? आगे देखो क्या लिखा है. Testes release a male sex hormone called testosterone and its function. देखो क्या है, मेल के अंदर जो प्राइमरी या फिर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, या स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. इसके फंक्शन क्या है? रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, bring about changes in appearance seen in the boys at the time of puberty. क्या क्या चेंजेस आते हैं? फेशियल हेयर ग्रो करना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है. मस्कुलर स्ट्रेचर इंक्रीज करना या मस्कुलर साइज इंक्रीज होना. और क्या होता है? डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गई, फेशियल हेयर हो गए, प्यूबिक हेयर हो गए, अंडर आर्म ग्रोथ है, चेस्ट हेयर हो गए, ठीक है. ये सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्या लिखा है? अगली लाइन देखो. द स्पर्म्स अलोंग विद द सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, seminal vesicle together constitute semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation. copulation मतलब sexual activity, ठीक है. कौन कौन सी दो ग्लैंड का नाम लिखा है? एक तो प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल, ठीक है. एक और ग्लैंड होती है बट आपको दो ही याद रखनी है. याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट अगर लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं. समझ आ जाता है टीचर को, एग्जामिनर को कि भाई बच्चे को आता है तो पूरा पढ़ने नहीं बैठता, उसको समझ आ जाता है क्या चीज, ठीक है. तो किस किस के सेक्रीशन? प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल से क्या बनता है? सीमन बनता है. विद सीमन मतलब स्पर्म और इन दो ग्लैंड्स का सेक्रीशन, ठीक है. अब देखो स्ट्रक्चर में देख लो, ठीक है. क्या क्या है? सबसे पहले तो टेस्टिस कहाँ है? स्क्रोटम में, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है. उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है. उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला स्ट्रक्चर. बात समझ आ रहा है? उसके बाद बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड. इसको करने की जरूरत नहीं है, बट ये तीन ग्लैंड्स होती है. कौन कौन सी? प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ये तीनों अपना सेक्रीशन डालती है, उससे बनता है सीमन. सीमन विद एडेड स्पर्म्स, वो जाता है कॉपुलेशन के टाइम में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है. स्ट्रक्चर दिख रहा है? देख लो. इसके अंदर आपको तीन ही चीज देखनी है. स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ क्या होता है वो दिखाने के लिए. प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल है, बार्थोलिन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और टेस्टिस है. ये चार स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, ठीक है. उसके बाद देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमने देख लिया, डायग्राम देख लिया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर वो देख लिया, ठीक है. बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है कि 11th का भी पार्ट इंक्लूड कर लिया या 12th का भी इंक्लूड कर लिया, उतना सब नहीं करना है, ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो. द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है. क्या लिखा है? The female germ cells or eggs are produced in ovaries located on the either side of the abdomen. क्या है स्ट्रक्चर देखेंगे. When a girl is born, the ovaries are already containing thousands of immature eggs. बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे, मतलब
मतलब पहला जो डिवीजन है, अब तुमको पूरा बताना पड़ेगा कि मियोसिस में क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेज होती है, कैसे बनता है, प्राइमरी गैमेटोसाइट, सेकेंडरी गैमेटोसाइट, वो सब बताना पड़ेगा, तो उतना नहीं जाते हैं। इतना याद रख लो कि पहले से प्रेजेंट होती है बहुत सारे एक्स, 60 to 80,000, 60 से 80 के आसपास लगभग प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी एक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर जब प्यूबर्टी हिट करती है, 16 साल 17 साल की एज हिट करती है, तब जाके जो वो इमेच्योर एग्स है वो मेच्योर होने लगते हैं, मतलब वापस सेकेंडरी मियोसिस 2 में चले जाते हैं। अब वो सब 11th में आएगा, उतना जाने की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं बता दूं बट अभी कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, ठीक है। उसके बाद देखो, एट प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट्स मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी से एक साथ एक मंथ में 2 एग्स आ जाएंगे, हो सकता है बट आइडियल केस या जनरल केस में नहीं मानोगे। तो क्या है, एक महीने में एक ओवरी से ही एक एग आएगा, मतलब इस महीने लेफ्ट से आ गया, अगले महीने राइट से आ गया, या किसी से भी आ सकता है बट एक ही आएगा, ठीक है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरीज टू द वूम थ्रू अ फेलोपियन ट्यूब। भाई ट्यूब तो चाहिए ना कुछ ले जाने के लिए, हवा में तो छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब से these two fallopian tubes unite to an elastic bag-like structure called uterus. Uterus is a bag-like structure जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इम्प्लांट होगा। कैसे होगा बताएंगे। The uterus opens into vagina through the cervix. Fertilization occurs in the fallopian tube of female genital tract. ये सब जनरली चीजें लिखी हुई है, लिखना कैसे है वो लिखा हुआ है। अब समझने वाली बात पे आ जाओ, ठीक। देखो क्या है, ओवरीज है, क्या लिखा था, दोनों साइड एब्डोमेन के एक एक ओवरीज होगी, है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या नाम दिया इसका, फेलोपियन ट्यूब नाम दे दिया है, दिख रहा है दोनों की तरफ होगा। एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होगा, दोनों चीजें क्या है, यूट्रस लिखा है। यूट्रस ओपन होगा इन वजाइना थ्रू अ पैसेज कॉल्ड सर्विक्स। ये सर्विक्स है और ये वजाइना है। बात समझ आई, स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से एग आएगा, डेवलप हुआ, एग बाहर आया, ठीक है। यहां कहीं आके फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यहां हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो फर्टिलाइज एग है वो कहां आएगा, यूट्रस में, और यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होगा मतलब रुक जाएगा वहां आके, अब बेबी डेवलप होगा ना, तो यूट्रस में आके रुक जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब डिलीवरी होगी या पार्चुरेशन होगा, तब किस पैसेज के थ्रू, बर्थ कैनाल किसको बोलेंगे, सर्विक्स प्लस वजाइना मिला के बर्थ कैनाल बनाएगी, तो ये वाइडन होगी और यहां से बेबी बाहर आएगा, ठीक है। द फर्टिलाइज एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। 2n क्यों लिखा है, डिप्लॉयड होगा। गैमेट्स क्या होते हैं, n नंबर होता है ना, हैप्लॉइड होते हैं। 23 पेयर नहीं होता है, 22 प्लस x या y क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का इम्प्लांट होगा तो 22 पेयर प्लस XX या XY हो सकता है, ठीक है। गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, बात करी हमने, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइड भी करेगा भाई, एक सेल से तो बच्चा बन नहीं जाएगा ना, मल्टी सेल्युलर होता है ना। Actually, uterus is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. If zygote is not formed, the inner wall of uterus breaks, which cause bleeding. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो पीरियड्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग का इम्प्लांट होने का मतलब ही नहीं बनता। एग का इम्प्लांट होने का मतलब नहीं बनता तो जो लाइनिंग बनी है यूट्रस की, जो फर्टिलाइज एग को रोकने के लिए बनी थी, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वो ब्रेक डाउन होगी, और वहां पे ब्लड सप्लाई भी थी, तो वो ब्लड सप्लाई जो थी वहां पे, जो वेसल थी, वो भी ब्रेक डाउन होगी, तो ब्लड के साथ जो अनफर्टिलाइज एग है वो बाहर आएगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इसलिए हर मंथ ब्लीडिंग होती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो जरूरत है नहीं, और हर महीने एक एग आएगा तो वो एग भी बाहर आएगा, तो ब्लड के साथ बाहर आएगा, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, तो वो जो ब्लड वेसल्स है उनका ब्रेकडाउन का मतलब ही नहीं बनता, तो उसी से न्यूट्रिशन सप्लाई होगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मान लो यूट्रस था, इसके अंदर बेबी हो जाता, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है।
आई समझ में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। भाई बच्चा है तो इंसान का ही ना, ऑक्सीजन तो चाहिए, खाना तो चाहिए, ग्लूकोज तो चाहिए, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। भाई खाया है तो निकालना भी पड़ेगा, न्यूट्रिशन लिया है तो वेस्ट भी तो जनरेट हो गई, तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इतना याद रखने की जरूरत नहीं। इन ह्यूमंस इट इज अबाउट 36 वीक्स, 36-37 वीक्स के आसपास होता है, ठीक है। वीक्स में बोलो कि बेटर है, 9 मंथ्स बोलते हैं बच्चे, बट वीक्स में बोलो तो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। The sexual cycle, menstruation in a woman continues up to the age of 45 to 50 years. देखो जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की तो उसको बोलते हैं मेनार्च, ठीक है, ये होता है स्टार्ट। और जब स्टॉप होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। अरे मेंस्ट्रुएशन है तो एम ले लो, और बंद हो रहा है, रुक रहा है तो पॉज है, तो मेनोपॉज। मेनोपॉज कब होगा? लगभग 50 इयर्स की एज तक, +-5, ठीक है, 45 से 50 या 50 इयर्स +-5 इयर्स, ठीक है। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेन इसके अंदर कौन सा? ईस्ट्रोजन, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज, ठीक है, ओवरीज ही बनाएगी, ठीक है। अब देख लो रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया, फीमेल समझ लिया, फर्टिलाइजेशन समझ लिया, बट अब फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट भी करना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताओ, तो पहले कॉन्ट्रासेप्शन डिफाइन करो, जो चीज की टाइप्स बता रहे हो उसको डिफाइन तो करो, होता क्या है। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इट कैन बी अचीव्ड, कैसे भी हो सकती है, मेथड्स बताएंगे। Healthy society needs a balanced sex ratio that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female feticide. Feticide मतलब जो fetus develop हुआ है उसको मार देना, ठीक है। And perinatal sex determination, बॉडी के अंदर ही है, उसी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। इंडिया में पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फीमेल फीटिसाइड की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, अंदर ही पता कर लेना कि बच्चे का सेक्स क्या है, वो अब रिस्ट्रिक्टेड है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस हो सकता है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये चीज आपको याद रखनी है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है। डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देखो 4 टाइप के अलग अलग आपको पढ़ने। एक होता है फिजिकली बैरियर, भाई आपने फर्टिलाइजेशन, आपको फर्टिलाइजेशन ही रोकना है ना, प्रेगनेंसी में क्या है, फर्टिलाइजेशन ही रोकना है। उसके लिए आप क्या क्या मेथड्स करोगे? भाई पहला बैरियर बना दिया, सब डेवलप हुआ, इजैकुलेशन वगैरह सब हुआ, स्पर्म जा सकता है, बट उनका फर्टिलाइजेशन रोक दिया, बैरियर बना दिया बीच में, कैसे भी कर दिया। एक होता है बैरियर बना दिया। सर्जिकल मेथड, भाई बैरियर यूज नहीं कर रहे, सर्जिकली ही रोक दिया, सर्जिकली ही गैमेट्स का ट्रांसफर नहीं होने दिया। अगला केमिकल मेथड्स, जा तो रहे हैं बट केमिकली कुछ कर दिया ताकि वो फर्टिलाइज ना हो पाए या कैपेसिटी लूज कर दे फर्टिलाइज करने की। और आईयूसीडी, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूटराइन मतलब यूट्रस के अंदर ऐसे कुछ डिवाइसेस प्लेस कर दिए जिससे फर्टिलाइजेशन रुक जाए, ठीक है, समझते हैं। टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग, मेनली क्या है, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम्स या सर्वाइकल कैप्स, कैप लाइक स्ट्रक्चर, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है। क्या क्या है? कॉन्डम्स है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन, मेल्स के अंदर होगा तो वैसेक्टोमी, फीमेल के अंदर होगा तो ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब को काट के और बांध दिया तो वो क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। और मेल के अंदर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को काट के और बांध दिया तो उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, ठीक है। फिर केमिकल मेथड्स के अंदर या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, ओसीपीज ले ली, हार्मोनल चेंजेस करने के लिए कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, उसकी पिल्स ले ली तो वो फर्टिलाइजेशन को रोक देती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस,
ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस में प्लेस कर दिए, किसके अंदर प्रिवेंट तो कुछ नहीं करा, ना सर्जिकली रोका है, ना बैरियर लगाए है, ना कोई हॉर्मोन्स लिए हैं, मतलब आईयूडीज के अंदर होते हैं, आईयूसीडीज के अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं करा कि जिससे रोक दिया। उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि ऐसी कुछ चीजें प्रेजेंट लगा दी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस रोक दे, या उनको उनका फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने ही ना दे, आपस में मिलने ही ना दे, पहले ही रोक दिया। क्या है कॉपर टी, कॉपर का काम क्या होता है भाई, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होगा, सीमन के अंदर पानी भी होगा, मोटिलिटी तभी होगी, मूव तभी कर पाएंगे स्पर्म। तो क्या करता है, कॉपर पानी निकाल लेता है, तो स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो स्पर्म जल्दी डाई कर जाएंगे। इसके अंदर देख लो, कुछ अपने पास डायग्राम्स है, सर्जिकल मेथड्स है, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन है, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, मेल कॉन्डम कॉमन है बट फीमेल कॉन्डम भी होते हैं। इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? लोगों को लगेगा फिजिकल बैरियर है या कॉन्डम से, नहीं, सर्जिकल मेथड्स है। क्योंकि जब 1960s 70s 80s के टाइम पे ये प्रैक्टिस बहुत होती थी कि सर्जिकली ही रोक दिया, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर ली। उस टाइम बहुत मेजर लेवल पर हुआ था, इंदिरा गांधी वाले टाइम पे। ठीक है, क्या है, रिदम मेथड है, नेचुरल मेथड्स में आ जाएगा, हार्मोनल रिंग है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, फिर ये भी नेचुरल मेथड है, कॉइटस इंटरप्टस, फिर ये है कॉन्डम से, मेल कॉन्डम से। ठीक है, बात समझे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से आपको जितनी जरूरत थी वो सारी बता दी गई है। सिर्फ वीडियो के बेसिस पे मत बैठे रहना कि इसके अंदर सब हो जाएगा, लिखना कैसे है वो आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उनकी प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अपना एक लास्ट चैप्टर बच रहा है अवर एनवायरनमेंट का, उसको भी जल्दी कंप्लीट करके आपके लिए एमसीक्यूज की एक सीरीज लेके आते हैं। ठीक है, मेनली आपको एमसीक्यूज में दिक्कत आती है क्योंकि लगभग 20 नंबर के आसपास एमसीक्यू होल्ड करते हैं, 20 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस मिले, आपको बस मार्क करना है, तो उसके लिए भी जल्दी लेके आते हैं। ठीक है, तो बने रहें यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो वीडियो के कमेंट्स में डाल दो, जल्दी आपके डाउट्स देखेंगे। और जो लाइव क्लासेस होगी, जो अभी एमसीक्यूज के लिए लाइव क्लासेस हो सकती है, तो उसमें आपके डाउट्स भी एड्रेस करेंगे। ठीक है।